प्राइस माहौल। सरकार जीएसटी वैल्यू ऑफ सप्लाई, ओके सरकार वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर 15 ने वैल्यू के बारे में कहा है। आई होप ये रिवीजन लेक्चर्स आपको हेल्प कर रहे हैं और हाँ आपके अंदर की एनर्जी रीबूस्ट हो रही है और माहौल बने जा रहा है। सरकार पॉइंट ये है मेरा, सेक्शन नंबर 15 इज रिगार्डिंग वैल्यूएशन। सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 1 बोलता है योर एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू, जिस प्राइस पे ट्रांजैक्शन हुआ है, योर एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू शैल बी एक्सेप्टेड फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट इफ बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। तो एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। पर सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 2 बोलता है अरे हाँ भाई हाँ एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू हम एक्सेप्ट कर लेंगे बट following shall be included in the transaction value to arrive at the assessable value. First, सारे taxes, sir, value of supply includes all taxes other than GST वाले taxes, मतलब CGST, SGST, IGST, UTGST और GST compensation से हटा दो। उसके अलावा जो भी टैक्स है, कोई भी टैक्स किसी भी नाम से अगर आ रहा है, कोई भी लेवी अगर आ रही है, वो सब कुछ वैल्यू में इंक्लूड करना है। उसके बाद आपको जीएसटी लगाने का है। क्लियर? सेकंड, सर हम बात करें सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 2 के रिगार्डिंग। सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 2 क्लोज नंबर बी बोलता है कि अगर कोई एक्सपेंस विच सप्लायर वो सपोज टू इंकर पर रेसिपिएंट ने ही इंकर कर दिया है सप्लायर के बिहाफ पर, तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा, उसको भी वैल्यू में इंक्लूड करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कोई डिलीवरी है, कोई गुड्स का सप्लाई करना है और वो कस्टमर के डोर स्टेप तक पहुंचाने का जिम्मेदारी है सप्लायर का, और यहां से सप्लायर के यहां से कस्टमर तक का जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट था वो मान लो कस्टमर ने ही डायरेक्ट ट्रांसपोर्टर को पे कर दिया। सर एफओआर बेस बता, तो ऐसे केस में जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट रेसिपिएंट ने डायरेक्टली ट्रांसपोर्टर को पे किया है वो भी वैल्यू सप्लाई का पार्ट बनेगा। ये वो एक्सपेंस है जो रेसिपिएंट ने इंकर किया है डायरेक्टली टू थर्ड पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, वो भी वैल्यू का पार्ट बनेगा। ओके, क्लोज नंबर सी बोलता है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंस जो सप्लायर ने इंकर किए, जो उसको इंकर करना भी था भाई, टू सप्लाई द गुड्स और सर्विस और बोथ, इफ ही वाज सपोज्ड टू इंकर एनी एक्सपेंस, और उसने वो एक्सपेंस इंकर भी किया पर उसने बिल में अलग से चार्ज कर लिया, तो सर ऑल दोज एक्सपेंसेस विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। जैसे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो गया, पैकिंग चार्जेस हो गया, प्राइमरी पैकिंग हो गया, सेकेंडरी पैकिंग हो गया, डिजाइनिंग चार्ज हो गया, इंजीनियरिंग चार्जेस हो गया, कोई भी चार्जेस जो ओवर एंड अबाउट द प्राइस उसने रिकवरी किया है सप्लायर ने रेसिपिएंट से, तो वो दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओके, देन बोलता है सर क्या, any amount which is recovered in the form of interest, late payment fee or delayed payment charges will also form part of value of supply. Then clause number E बोलता है any subsidy which is directly linked with the price, अगर आपने सप्लायर ने कस्टमर से सब्सिडी ली है, सब्सिडी रिसीव हुई है, उसको सप्लायर को सर किसी थर्ड पर्सन से सब्सिडी रिसीव हुई है which is directly linked with the price, then that subsidy will also form part of value of supply other than the subsidy received from central government or state government. Okay, section number 15 subsection 3, एक्सक्लूजन। सर दो एक्सक्लूजन, क्या क्या? डिस्काउंट, सेकंड डिस्काउंट। ओके, फर्स्ट डिस्काउंट विच इज गिवन एट द टाइम ऑफ सप्लाई इटसेल्फ, जब आप सप्लाई कर रहे थे तभी आपने डिस्काउंट दे दिया, इनवॉइस पे ही रिकॉर्ड कर दिया, तो वो वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा, वैल्यू में से एक्सक्लूड करेंगे, डिडक्ट करेंगे और जो नेट वैल्यू आएगी उस पर जीएसटी लगाएंगे। सेकंड है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, अगर आपने कोई सप्लाई कर दिया, इनवॉइस बना दिया और उसके बाद में अगर आपने कोई डिस्काउंट दिया तो वो भी वैल्यू से एक्सक्लूड हो जाएगा क्रेडिट नोट के थ्रू। सर वैल्यू कम हो जाएगी और उस पर जीएसटी लायबिलिटी कम हो जाएगी, पर उसका कंडीशन क्या है? फर्स्ट, इट शुड बी लिंक्ड विद द इनवॉइसेस। सेकंड, देयर शुड बी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन इन द एग्रीमेंट कि ऐसा होने पर डिस्काउंट मिलेगा, एडॉक डिस्काउंट नहीं होना चाहिए। एंड सर जितना आपने डिस्काउंट की वजह से वैल्यू कम किया है उतने का क्रेडिट नोट इशू किया और उतने अमाउंट का प्रोपोर्शनेट आईटीसी रेसिपिएंट ने भी रिवर्स किया होना चाहिए, तो ऐसे केस में वैल्यू में से ये डिस्काउंट एक्सक्लूड हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? तो ये हमने बात करी सेक्शन 15 सबसेक्शन 3। ओके, सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 बोलता है कि इफ वैल्यू इज नॉट असर्टेनेबल, नॉट एक्सेप्टेबल एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1, मतलब बायर एंड सेलर आर रिलेटेड, या फिर प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, तो वैल्यू शैल बी डिटरमाइंड एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, मतलब वहां वैल्यूएशन रूल्स रेफर करेंगे बेटा। क्लियर? देन सेक्शन 15 सबसेक्शन 5 बोलता है गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ को नोटिफाई करके उनका वैल्यू डिटरमाइन कर सकता है और वैल्यू प्रिस्क्राइब कर देगा, उसके लिए रूल्स देखने पड़ेंगे हमको बेटा। क्लियर? तो अब हमारे वैल्यूएशन के रूल्स पर ओके, सरकार सेक्शन नंबर 15 ने कनेक्ट किया रूल्स को रूल नंबर 27 से लेकर रूल नंबर 35 तक रिगार्डिंग वैल्यूएशन रूल्स है। रूल नंबर 27 कहता है क्या? सर व्हेन एंटायर कंसिडरेशन इज नॉट इन मनी, व्हेन एंटायर कंसिडरेशन इज नॉट इन मनी। अच्छा, मैंने बैकग्राउंड स्लाइड में आपके लिए समरी बुक ओपन कर रखी है सो दैट आपको अगर कुछ रेफर करना हो तो आप रेफर कर सकते हो। मैं ये नहीं देख रहा हूँ, क्लियर? मैं तो केवल रोटेट कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि जिस तरह से आपके फीडबैक आया कि सर हमको बुक भी पीछे बैकग्राउंड में ओपन रखी है, तो चलिए सर आपके लिए ओके। रूल नंबर 27 पर पूरा ध्यान इधर, एक्सप्रेस गाड़ी भाई। रूल नंबर 27 कहता है व्हेन एंटायर कंसिडरेशन इज नॉट इन मनी, मतलब या तो कंसिडरेशन काइंड में है या काइंड प्लस मनी में, तो ऐसे केस में सर रूल नंबर 27 कहता है ओपन मार्केट वैल्यू, अगर सेम गुड्स
कोई गुड्स या सर्विस कोई और सप्लाई करता, किसी और को आप सप्लाई करते हैं, क्या वैल्यू चार्ज करते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ओपन मार्केट वैल्यू। वो अगर अवेलेबल नहीं हो तो मनी प्लस काइंड का एफएमवी, क्लियर, फेयर मार्केट वैल्यू, वो हम ऐड करेंगे, और वो भी नहीं हो तो ऐसे ये सीक्वेंस में चल रहा है, वो भी नहीं हो तो गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड लाइक क्वालिटी की वैल्यू हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर उससे भी नहीं आए तो रूल नंबर 30 एंड 31 शैल बी फॉलोड इन अ सीक्वेंस। रूल नंबर 30 बोलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 10%, अगर आप ट्रेडर हो तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्लस 10%, और सर्विस सप्लायर हो तो कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज प्लस 10% शैल बी द वैल्यू। रूल नंबर 31 बोलता है, अगर 30 से भी वैल्यू नहीं आ रहा, 31 बोलता है बेस्ट जजमेंट रेसिडुअल मेथड। सर अवेलेबल रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन के बेस पर सर अपना दिमाग लगाने का बेस्ट जजमेंट यूज करेंगे, विच शुड बी कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ सेक्शन 15 एंड अबव रूल्स, और उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू निकालेंगे। और हाँ 31 में ये भी लिखा है कि सर्विसेज के लिए आप चाहे तो रूल नंबर 30 फॉलो ना करो, डायरेक्ट 31 पे आ सकते हो। ओके, तो ये था रूल नंबर 27 जिसने लिंक किया था 30 और 31 को भी, वो भी मैंने साथ में बता दिया। रूल नंबर 28 कहता है क्या, इफ गुड्स और सर्विसेज आर सप्लाइड टू अ डिस्टिंक्ट पर्सन और अ रिलेटेड पर्सन अदर देन एजेंट, तो ऐसे केस में वैल्यू क्या होगा, तो यहां पे बोल दिया है ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ दी सच गुड्स और सर्विस, बोथ, वो नहीं हो तो गुड्स ऑफ लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी, और सर वो भी नहीं हो तो रूल नंबर 30 और 31 शैल बी फॉलोड इन अ सीक्वेंस। और हाँ आप चाहे तो ये तीनों फॉलो ना करें सीक्वेंस, आप चाहे तो रेसिपिएंट अगर उन गुड्स को एचडी जाके बेच रहा है तो गुड्स ऑफ लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी जो रेसिपिएंट बेचता है आपका रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन, उसने जितने में बेचा है उसका 90% भी आप वैल्यू ले सकते हो साहब, क्लियर, वो भी एक्सेप्ट कर ली जाएगी। और एक और कंडीशन डाल दी यहाँ पे, बहुत अच्छी सुंदर सी, बहुत काम का पॉइंट ये वाला, अगर आपके रिलेटेड पर्सन को या डिस्टिंक्ट पर्सन को 100% इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है जो भी आपने बिल पे चार्ज किया होगा उसका, तो ऐसे केस में जो आपने बिल पे वैल्यू लिख दी है, इनवॉइस पे जो वैल्यू लिख दी है, उसी को ओपन मार्केट वैल्यू मान लेंगे, उसको डिस्प्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें फायदा कुछ गवर्नमेंट को मिल नहीं रहा है, क्योंकि जितना भी टैक्स लगाओ पूरा क्रेडिट मिलने वाला, तो झगड़ा क्यों करे साहब, क्लियर, डन। ये रूल नंबर 28। रूल नंबर 29 इज रिगार्डिंग एजेंट। सरकार प्रिंसिपल ने कोई गुड्स एजेंट को सप्लाई किया या एजेंट ने प्रिंसिपल को सप्लाई किया, अगर वो सप्लाई के स्कोप में आता तो ऐसे केस में वैल्यू क्या होगा, तो ऐसे केस में बोल दिया है ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स, क्लियर, ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स, या फिर रेसिपिएंट उन गुड्स को अगर एचडी जाके बेचता है तो गुड्स ऑफ लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी वो कितने में बेच रहा है उसका 90% वैल्यू ले लो, दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हो, और उससे नहीं आए तो रूल नंबर 30 और 31 शैल बी फॉलोड इन अ सीक्वेंस। ये रूल नंबर 29। ओके सर, रूल नंबर 29 के बाद 30 में ऑलरेडी बता चुका हूं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाला। 31 हमने ऑलरेडी बात कर ली, बेस्ट जजमेंट। रूल नंबर 31 ए, अरे जुआरियो, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग एंड हॉर्स रेस। सर आपको पता है बैटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेस के केस में तो सिंपली जितना आपने बेट वैल्यू लगाया है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड वैल्यू, और उस पर ओवर एंड अबाउट दैट प्राइस जीएसटी लगता है 28% बेटा, हाँ है ना बच्चों, आपको तो पता ही होगा। खैर सर लॉटरी के केस में जो लॉटरी टिकट होता है उसका जो फेस वैल्यू होता है लॉटरी टिकट, सर दैट फेस वैल्यू डिवाइड बाय 128 सर इंटू 100, जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू, या फिर जो प्राइस डिक्लेयर करिए इन दी ऑफिशियल गजट इशूड बाय दी ऑर्गेनाइजिंग स्टेट, क्लियर, वो प्राइस डिवाइड बाय 128 इंटू 100, उससे जो वैल्यू आएगी विच एवर इज हायर, मतलब 100 डिवाइड बाय 128 इंटू फेस वैल्यू ऑफ द टिकट, या फिर जो प्राइस ऑफिशियल गजट में डिक्लेयर किया है ऑर्गेनाइजिंग स्टेट ने उसको 100 डिवाइड बाय 128 करके जो वैल्यू आएगी विच एवर इज हायर, जो वैल्यू आएगी दैट इज द वैल्यू इन केस ऑफ लॉटरी टिकट्स, उस पर लगेगा जीएसटी। ओके बच्चों, सरकार फिर बात करते हैं रूल नंबर 32 की। सर स्पेशल केसेस, रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 1 ये बोलता है इन फॉलोइंग केसेस में एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर, सप्लायर के पास ऑप्शन है कि सर वो चाहे तो वैल्यू इन फॉलोइंग मेथड से निकाल सकता है। सर वैल्यू शैल बी डिटरमाइंड एज अंडर एज पर चॉइस ऑफ द सप्लायर। ओके, उसमें सब रूल नंबर 2 सबसे पहला कहता है मनी चेंजिंग सर्विसेज। रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 2 इज रिगार्डिंग मनी चेंजिंग सर्विसेज। वो बोलता है बच्चों क्या, दो ऑप्शन है, ऑप्शन स्कीम नंबर ए, ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन नंबर ए बोलता है डायरेक्टली सर जो भी रेट उस मनी एक्सचेंज करने वाले पर्सन ने, मनी चेंजर ने चार्ज करी है या ऑथोराइज बैंक ने चार्ज करी है, उस रेट को कंपेयर करेंगे आरबीआई रेफरेंस रेट से, आरआरआर से, जो डिफरेंस होगा दैट इज द कमीशन अमाउंट, उस पर लग जाएगा जीएसटी। ओके, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड वैल्यू। ओके, पर अगर किसी करेंसी का आरआरआर अवेलेबल नहीं है तो ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज्ड इन आईएनआर उसका 1% इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। और थर्ड केस, अगर आपने डॉलर दिया पाउंड लिया, मतलब इफ नीदर ऑफ द करेंसीज एक्सचेंज्ड इज आईएनआर, तो ऐसे केस में दोनों करेंसी का आरआरआर यूज करके आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे, दोनों में जो कम आएगा उसका 1% शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्लियर, डन। अब आ रहा है ऑप्शनल स्कीम। ऑप्शनल स्कीम नंबर 2 यहां पे बोला सॉरी डायरेक्ट स्लेब वाइज, कि अगर आपका ग्रॉस अमाउंट इन अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, जो आप मनी चेंजिंग कराते हो इन अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, अगर ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज्ड इन आईएनआर इज अप टू ₹1 लाख,
तो सर ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज इन INR का 1% इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई सब्जेक्ट टू मिनिमम रुपीज 250, और अगर ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज इन INR इज मोर देन रुपीज 1 लाख, तो फर्स्ट 1 लाख पे 1% के हिसाब से 1000 है, उससे ऊपर जितना भी जाएगा उसका हाफ मतलब 0.5% पर, वो भी 10 लाख तक। पर सर अगर ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज इन INR इन अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इज एक्सीडिंग रुपीज 10 लाख, तो ऐसे केस में सरकार क्या होगा, फर्स्ट 1 लाख पे तो 1000, उसके बाद जो नेक्स्ट 9 लाख गया उस पे 0.5 के हिसाब से 4500, टोटल हो गया 5500। अरे यस या नो, तो सर 10 लाख से ऊपर अगर गया तो 5500 फॉर फर्स्ट 10 लाख, और उससे ऊपर जितना भी गया उसका 0.1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज्ड इन INR शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई बट सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ रुपीज 60,000 पर ट्रांजेक्शन। ध्यान रखिएगा 250 इज फॉर मिनिमम अमाउंट पर ट्रांजेक्शन एंड 60,000 इज पर ट्रांजेक्शन मैक्सिमम अमाउंट। क्लियर, इस स्लैब के अकॉर्डिंग। ओके, और हाँ आपने जो ऑप्शन लिया है वो सर मिड ऑफ द फाइनेंशियल में आप चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर आपने ऑप्शनल स्कीम ली तो मिड ऑफ द फाइनेंशियल में आप चेंज नहीं कर पाएंगे। रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 2। रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 3 इज रिगार्डिंग एयर ट्रैवल एजेंट। मैं एयरलाइंस की बात नहीं कर रहा हूं भाई, एयर ट्रैवल एजेंट की बात कर रहा हूं। सर बुकिंग ऑफ टिकट्स जो कर रहे हैं उस पर उनका कमीशन जो होता है, या तो एक्चुअल कमीशन पे टैक्स पे करे, या फिर इनको बोल दिया है क्या डोमेस्टिक फ्लाइट अगर आपने बुक कराई तो बेसिक एयरफेयर का 5% ऑफ द बेसिक एयरफेयर इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, और इंटरनेशनल फ्लाइट अगर है तो सर बेसिक एयरफेयर का 10% इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्लियर, डन। ओके, सरकार ये था एयर ट्रैवल एजेंट के लिए। रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 4 इज रिगार्डिंग लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के केस में 2-3 चीजें बेटा। फर्स्ट, अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो प्योरली रिस्क कवर की है, प्योरली इंश्योरेंस स्कीम अगर है, इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है, तो ऐसे केस में दिमाग खराब करना ही मत। जो ग्रॉस अमाउंट ऑफ प्रीमियम है वही उस पर जीएसटी लगेगा, वही वैल्यू ऑफ सप्लाई है। पर अगर योर पॉलिसीज इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट स्कीम, सेविंग कम इंश्योरेंस स्कीम अगर है, और ऐसे केस में अगर उसमें इन्वेस्टमेंट का अमाउंट अलग दे रखा है और रिस्क कवर का मतलब इंश्योरेंस का अमाउंट अलग दे रखा है, तो सर जो रिस्क कवर का अमाउंट है, इंश्योरेंस का अमाउंट, उस प्रीमियम पे जीएसटी लगाना, इन्वेस्टमेंट पे कोई जीएसटी लगता नहीं, क्योंकि वो दैट इज अ प्योर ट्रांजेक्शन इन मनी। ओके, अब सर इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस स्कीम है और उसमें इन्वेस्टमेंट का अमाउंट और इंश्योरेंस का अमाउंट अलग अलग नहीं दे रखा, तो ग्रॉस अमाउंट ऑफ प्रीमियम जो है सर उसका 25% शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई इन द फर्स्ट ईयर। क्लियर, और सेकंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर में उसका हाफ मतलब 12.5% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ प्रीमियम शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। और हाँ, अगर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है तो 10% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ प्रीमियम चार्ज इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, उस पर लग जाएगा क्या, जीएसटी। क्लियर, ये हो गया क्या लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 5, अगर आप डीलर हो सेकंड हैंड गुड्स के, सर सेकंड हैंड गुड्स खरीद के बेच देते हो तो आपके लिए मार्जिनल स्कीम दे रखी है। मार्जिनल स्कीम बोलती है कुछ नहीं करने का, डायरेक्ट या तो नॉर्मल आप क्या करो, नॉर्मल जो पूरी सेल प्राइस होती है उस पर टैक्स पे करो, परचेज पे जो टैक्स पे किया उसका क्रेडिट लो और मस्त रहो नेट टैक्स पे करके। क्लियर, या फिर ऑप्शनल स्कीम दे दी मार्जिनल स्कीम, आपका जो मार्जिन है केवल उस पर टैक्स पे करो। सर स्कीम क्या कहती है, जो आपका सेलिंग प्राइस है माइनस कर दो क्या, परचेज प्राइस, जो आपका मार्जिन आया केवल उसी पे जीएसटी पे करना है। पर ध्यान रखना है इसमें कंडीशन क्या है, अगर आपने ये मार्जिनल स्कीम फॉलो करी, रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 5 फॉलो किया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, तो ऐसे केस में सिंस आपने वो परचेज प्राइस एक्सक्लूड कर दी और नेट मार्जिन पे टैक्स पे कर रहे हो, इसलिए उस गुड्स के परचेज पे जो जीएसटी पे किया उसका कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि उस पर आप वापस से टैक्स पे कर रहे हो, तो वैसे भी एक्सक्लूड कर दिए। पर हाँ ध्यान रखिएगा, केवल उसी गुड्स के परचेज पे जो जीएसटी पे किया उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर मान लो आपने कोई सेकेंड हैंड कार थी, डेंटिंग पेंटिंग कराया, रिपेयरिंग कराया, उससे कलर वलर कराने के लिए कुछ खर्चा किया, उस पर जीएसटी पे किया, उन सब का आईटीसी मिलेगा। केवल उस गुड्स के परचेज पे जो जीएसटी पे किया उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, बाकी सारे एक्सपेंसेस, सारे अदर जो आपके आईटीसी वगैरह उन सब का अदर परचेज का आईटीसी आपको मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। क्लियर, आई रिपीट, सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, जो अमाउंट आएगा उसी पे टैक्स पे करना है, पर उस गुड्स के परचेज पे जो टैक्स पे किया उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, अदर आईटीसी आपको मिलेगा। और हाँ, अगर सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस करने पर वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो इट शैल बी इग्नोर्ड और उस पर कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर मान लो आप फाइनेंस कंपनी हो और आपने किसी डिफॉल्टिंग बोरोवर से कोई गुड्स एक्वायर कर लिया है, रीपर्चेज कर लिया, अब अगर उसको आप बेचते हो और अगर रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 5 अगर आप फॉलो करते हो तो सेल प्राइस तो आपके पास होगा, क्योंकि सेल करो तो वो प्राइस आपके पास है, पर परचेज प्राइस क्या है, क्योंकि आपने तो रीपर्चेज किया। तो ऐसे केस में रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 5 ने परचेज प्राइस निकालने के लिए एक नोटिफिकेशन दिया और उसने बोल दिया क्या, जो उसकी ओरिजिनल परचेज प्राइस थी माइनस 5% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर। सर 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर लेस करेंगे परचेज प्राइस में से, ओरिजिनल परचेज प्राइस में से जो आएगी प्राइस वो हो जाएगी आपकी परचेज प्राइस। क्लियर, अच्छा ये क्वार्टर कब से कब तक काउंट करना है, जिस दिन उसने वो मशीन परचेज करी थी, जो आपने रीपर्चेज किया, डेट ऑफ परचेज से लेकर जिस दिन आप रीपर्चेज करते हो उसका मतलब नहीं, जिस दिन आप उसको बेचोगे सर उस दिन तक के क्वार्टर काउंट करना है। आई रिपीट सर, परचेज प्राइस कैसे निकालोगे बेटा इस केस में,
ओरिजिनल परचेज प्राइस माइनस 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द एसेट आफ्टर रिपोजिशन। हाँ है ना, ये आप लेस करोगे, उसके बाद जो प्राइस आएगी वो परचेज प्राइस आएगी, उसको सेल प्राइस से कंपेयर करोगे, जो डिफरेंस आएगा उस पर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा अंडर रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 5। हाँ, और ये 5% पर क्वार्टर वाला जो प्रोविजन है ये कब लगेगा, जब जिससे आप रीपर्चेज किया है वो पर्सन अनरजिस्टर्ड है जीएसटी में। वो पर्सन अगर खुद जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो सर उसके ऐसे अगर रीपर्चेज करोगे तो उसको ओपन मार्केट वैल्यू पे जीएसटी लगाना पड़ेगा, और ओपन मार्केट वैल्यू आपके लिए एक तरह से परचेज प्राइस हो जाएगी बेटा उस केस में। क्लियर, ये रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 5। रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 6, वैल्यू इन केस ऑफ वाउचर्स, कूपन्स एटसेट्रा। तो सर जितना वैल्यू का गुड्स या सर्विसेज उस वाउचर के अगेंस्ट रिडीम होने वाला है वही वैल्यू उस वाउचर होगी बेटा। रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 7, गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ सर्विसेज को नोटिफाई करके बोल सकता है कि अगर डिस्टिंक्ट पर्सन ने आपस में सर्विसेज दी है तो वहां पे वैल्यू शेल बी डिम टू बी नील, पर एट प्रेजेंट कोई भी सर्विस अब तक नोटिफाई नहीं हुई, इसलिए रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 7 का अभी कोई रिलेवेंस नहीं है। ओके, रूल नंबर 32 ए, केरला फ्लड सेस। सर जिस वैल्यू पे जीएसटी लगता है उसी वैल्यू पे केरला फ्लड सेस भी लगेगा। वैसे ये रूल अभी आपके सिलेबस में नहीं आता, पर जस्ट नॉलेज के लिए दे रखा है। रूल नंबर 33, प्योर एजेंट, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ प्योर एजेंट। भाई प्योर एजेंट क्या था, सिंपल सा, मान लो मैं सप्लायर हूं, आप रेसिपिएंट हो साहब। क्लियर सर, अब आप जो मेरे को फीस दे रहे हो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ सप्लाई। पर मान लो जो मैंने आपको बिल रेज किया है वो तो वैल्यू है ही है, पर सर मैंने आपके बिहाफ पर आपका इनकम टैक्स भी पे कर दिया। आई एम अ कंसल्टेंट ऑफ यू। अब आपके पास उस टाइम टैक्स का अमाउंट नहीं था, नेट बैंकिंग नहीं थी, आपने कहा यशवंत तू पे कर दे। अब मैंने आपके बिहाफ पे इनकम टैक्स पे कर दिया, क्या वो इनकम टैक्स पे करना मेरी जिम्मेदारी थी क्या? नहीं। तो आई हैव जस्ट पेड दैट अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ माई कस्टमर, जस्ट एज अ प्योर एजेंट ऑफ माई कस्टमर। क्योंकि जो मैंने परचेज किया, जो इनकम टैक्स मैंने पे किया, या कोई भी लैपटॉप मैंने आपके लिए परचेज किया कर लिया आपके बिहाफ पर, या आपके लिए कुछ भी मैंने एक्सपेंस इंकर किया जो आपको इंकर करना था, हाँ है ना, तो दैट इज अ प्योर एजेंट। एज पर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आई वाज नॉट सपोज्ड टू इंकर दैट एक्सपेंस, हाँ है ना। फॉर एग्जांपल मैंने जो ट्रांसपोर्ट किया गुड्स का, आई एम अ सप्लायर ऑफ गुड्स, और गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना जिम्मेदारी आपकी थी, FOR बेस पे डिलीवरी थी। आपने मेरे को ऑथराइज किया प्लीज ट्रांसपोर्ट अरेंज कर दे और मेरे लिए ट्रांसपोर्ट करवा दे। मैंने ट्रांसपोर्ट करवा दिया भाई, तो मैंने ट्रांसपोर्टर को जो पे किया है वो आपके बिहाफ पे पे किया है। ट्रांसपोर्टर ने जो बिल रेज किया वो आपके नाम पे बिल रेज किया, मेरे नाम पे बिल रेज नहीं किया है। यू वर लायबल टू मेक पेमेंट टू द ट्रांसपोर्टर, और आपके बिहाफ पे मैंने पे किया, आपने मुझे ऑथराइज किया, और मैंने बिल पे वो अमाउंट अलग से लिखा है, और एक्जैक्टली वही अमाउंट लिखा है जो मैंने ट्रांसपोर्टर को पे किया है। तो ऑल दीज आर द कंडीशंस ऑफ प्योर एजेंट। ऐसा कोई एक्सपेंस जो सप्लायर ने इंकर किया है रेसिपिएंट के लिए एज अ प्योर एजेंट, जो उसको इंकर करना नहीं था एज पर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उसने जस्ट हेल्प करी आपकी, और बिल में अलग से अमाउंट लिखा है, एक्जैक्टली वही अमाउंट लिखा जो उसने पे किया, तो जो अमाउंट मैं आपसे रिकवरी कर रहा हूं एज अ प्योर एजेंट वो वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। दैट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, दैट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्लियर माहौल सरकार ध्यान रखिएगा बेटा। ये था रूल नंबर 33। रूल नंबर 33 की बात आता है रूल नंबर 34। अच्छा एक बात और, सर्कुलर था, जो एयरपोर्ट पे आप जाते हो बेटा कभी भी देखना, तो एयरलाइंस आपसे कुछ एक्सपेंसेस रिकवरी करती है, जैसे पैसेंजर सर्विस फी, यूजर डेवलपमेंट फी, ये एयरपोर्ट लेवीज होती है। पैसेंजर डेवलपमेंट फी, पैसेंजर सर्विस फी, यूजर डेवलपमेंट फी एटसेट्रा, ये एयरपोर्ट लेवीज होती है बेटा। क्या होता है, आज जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो एयरपोर्ट पे आपको कई सारी सर्विसेज मिलती है, उसकी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी होती है ये चार्जेस आपसे लेती है। अब पैसेंजर जब आप एयरपोर्ट पे जाएगा तो एक एक पैसेंजर से 20 रुपये 25 रुपये 50 रुपये तो ले नहीं सकती बेटा एयरपोर्ट अथॉरिटी, इसलिए उन्होंने क्या किया, एयरलाइंस को बोल दिया, एयरलाइंस तुम जब टिकट का अमाउंट लोगे कस्टमर से, पैसेंजर से, तभी ये चार्जेस भी उससे रिकवरी कर लेना हमारे बिहाफ पर। तो एयरलाइंस जब पैसेंजर सर्विस फी या यूजर डेवलपमेंट फी कलेक्ट करती है हम लोगों से, पैसेंजर से, तो ये पूछा है कि क्या वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा फॉर द एयरलाइंस, तो आंसर है नो, बिकॉज हियर एयरलाइंस आर जस्ट एक्टिंग एज अ प्योर एजेंट ऑफ द एयरपोर्ट अथॉरिटी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हमको सर्विस दी है, मान लो 100 रुपये चार्ज किए हमसे पैसेंजर सर्विस फी के या यूजर डेवलपमेंट फी के, 100 रुपये चार्ज किए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू पैसेंजर, जो भी फीस वो चार्ज करेंगे उस पर वो जीएसटी लगाएंगे। बट एयरलाइंस जब हमसे वो रिकवरी करी, दे आर जस्ट एक्टिंग एज अ प्योर एजेंट ऑफ द एयरपोर्ट अथॉरिटी, और ऐसे केस में एयरलाइंस के लिए वो वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। हाँ सर, एयरलाइंस क्या करती है, सिंस वो चार्जेस कलेक्ट करने का काम कर रही है एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए, तो मान लो 5 रुपये पर पैसेंजर वो सर्विस फीस चार्ज करते हैं, कलेक्शन चार्जेस फ्रॉम दी एयरपोर्ट अथॉरिटी, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी से 5 रुपये पर पैसेंजर उन्होंने चार्ज किया सर्विस फीस, ये दिस इज द सर्विस फीस चार्ज बाय एयरलाइंस फ्रॉम द एयरपोर्ट अथॉरिटी, उस पर जीएसटी लग जाएगा, बिकॉज इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय एयरलाइंस टू एयरपोर्ट अथॉरिटी। क्लियर माहौल सरकार। फिर आता है रूल नंबर 34। रूल नंबर 34 बोलता है रेट ऑफ एक्सचेंज। अगर कभी भी फॉरेन करेंसी में एक ट्रांजेक्शन हुआ है मतलब फीस जो आई है वो फॉरेन करेंसी में आई है, जैसे इंपोर्ट ऑफ गुड्स या इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, तो ऐसे केस में वैल्यू तो आईएनआर में निकालनी पड़ेगी ना भाई आपको। तो इन केस ऑफ गुड्स रेट ऑफ एक्सचेंज लेंगे सीबीआईसी वाला,
रेट ऑफ एक्सचेंज सीबीआईसी वाला किस दिन का, जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई था। सर्विसेज के केस में रेट ऑफ एक्सचेंज लेंगे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से जो फॉलो करते हो वो आप लेंगे किस दिन का, जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई था। देन रूल नंबर 35 लास्ट रूल, अगर वैल्यू कभी भी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी हो तो सर रिवर्स फॉर्मूला लगा देना बेटा, हाँ है ना। अगर रेट ऑफ सी जीएसटी दे रखा है 9%, ध्यान रखिएगा वैल्यू मान लो दे रखा है 118, तो 118 डिवाइड बाय 9 + 9 18% करना भाई, क्योंकि जहां सी जीएसटी वहां एसीएसटी भी हो गई होगा। क्लियर? तो सर 118 डिवाइड बाय 118 इंटू 100 कर देना तो आ जाएगा आपका वैल्यू। ओके पक्का डन माहौल। तो सर इसी के साथ वैल्यूएशन खत्म होता है। अब भारत माता की जय, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। और हाँ, ये जो मैंने ऊपर बात लिखी ना, इसका ध्यान रखना। यस यू कैन, एंड I know, everybody know that you will. Clear? Just maintain the confidence. I know that you will do it and only you can do this. Okay? Thank you so much. Love you all.